नमस्कार दोस्तों यहाँ पर हम लोग संविधान देख रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, जिसमें जितने भी आपके सेंटर और स्टेट के कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हम पूरा सिलेबस कवर करके चल रहे हैं। तो जुड़े रहिए मेरे साथ स्टडी विथ महेश। इसके पहले मैं बता दूं, जो लोग कंप्लेन करते हैं कि उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए उसके बगल में, तो आपको जैसे ही वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग फंडामेंटल राइट्स देख रहे हैं, मौलिक अधिकार देख रहे हैं। मौलिक अधिकार जो हैं वो आपके भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35, पार्ट 3 अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में आते हैं। और अगर इनका कोई हनन करता है, कोई एक्सप्लॉयटेशन करता है मौलिक अधिकार का, तो फिर आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, वो भी अनुच्छेद 32 के थ्रू, आर्टिकल 32 के थ्रू, और हाई कोर्ट जा सकते हैं आप आर्टिकल 226 के थ्रू। और अगर इनको कोई ये जो है ना, इनको पूरी तरह से प्रोटेक्शन की गारंटी देता है हमारा कोर्ट हमारे इनको पूरी तरह से प्रोटेक्शन की गारंटी देता है। इवन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी गारंटी देता है सुरक्षा की, इनको प्रोटेक्ट करने की, पूरा मौलिक अधिकार को। ये जो अधिकार हैं आपको आपके जन्म से ही आपको मिल जाते हैं, फंडामेंटल राइट हैं, और एक मानव डेवलपमेंट या ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो अधिकार। इसमें हम लोग 2 अधिकार देख चुके हैं। टोटल 7 अधिकार थे पहले संविधान में, लेकिन फिर इसको एक को हटा दिया, अब 6 रह गए। हटाया कब गया? 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में, इमरजेंसी के बाद, और इसको हटा दिया गया। राइट टू प्रॉपर्टी का जो अधिकार है, संपत्ति का जो अधिकार है, वो 31 के थ्रू था, उसको हटा दिया गया। अब 300A में उसको डाल दिया गया, लीगल राइट बना दिया, कानूनी अधिकार उसको बना दिया गया। तो ये चीज़ हम लोग देख चुके हैं, इसमें कुछ नहीं है। पहला जो हम लोग देख चुके हैं वो समता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, जो अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में आता है। और दूसरा हम लोग देख चुके हैं वो क्या देखे हैं, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में आता है। उसके बाद एक तीसरा है, और तीसरा क्या है? तीसरा है, लिख लेना, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार है ये। तो ये शोषण, किस प्रकार का शोषण आपको रोकता है, किस प्रकार के शोषण की बात करता है आपके, तो यहाँ पर हम लोग देख लेंगे। तो इसमें जो पहला आर्टिकल है, जो पहला अनुच्छेद है वो 23 है। अनुच्छेद 23 क्या बोलता है? अनुच्छेद 23 ये बोलता है कि कोई भी पर्सन, चाहे वो आदमी हो, औरत हो या बच्चे हो, मेल फीमेल चाइल्ड, उनकी खरीद और बिक्री नहीं की जाएगी। उनको ना तो बेचा जाएगा ना उनको खरीदा जाएगा, सीधी बात ये है। और उनको, सबकी बात हो रही थी, चाहे आदमी हो, औरत हो या बच्चे हो, उनको जबरदस्ती मजदूरी नहीं कराई जाएगी, फोर्स लेबर नहीं कराया जाएगा उनको, बेगार जिसको बोलते हैं फोर्स लेबर, या बंधुआ मजदूरी, तो उनको ये जबरदस्ती नहीं कराया जाएगा, और ना ही उनको खरीदा और बेचा जाएगा। ये है आपका अनुच्छेद 23, जो बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर। तो इनको पूरी तरह से रोक देता है, ये पूरी तरह से रोकता है खरीदने और बेचने पे और बंधुआ मजदूरी पे। किसको? मेल फीमेल चाइल्ड, आदमी पुरुष बच्चों को। ये है 23। इसमें थोड़ा सा और डिफाइन किया गया कि ये है क्या, मानव दुर्व्यापार या ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग। हिंदी में बोलते हैं मानव दुर्व्यापार और इंग्लिश में ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग। ये संवैधानिक लैंग्वेज है, देखिए, तो थोड़ा सा टफ होती है। तो इसमें जो बोला गया, वो जो हम आपको बता रहे थे अभी, कि पुरुष, महिला और बच्चों को उनकी बेचना और खरीदने पे पूरी तरह से रोक लगा जाता है, जैसे वस्तुओं की तरह, जैसे क्या सामान नहीं बेचते और खरीदते हैं, ऐसा नहीं करेंगे आप उनको। ऐसा ही क्यों किया गया है? देखिए, मैं बता दूं कि ये तो बहुत पहले से चल रहा है, लेकिन ये अंग्रेज आए तो और ज़्यादा बढ़ गया। अंग्रेज करते क्या थे कि उनको बेचना और खरीदना इसलिए ज़्यादा जरूरी पड़ गया क्योंकि उनके यहाँ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, औद्योगिक क्रांति आई, तो लेबर की कमी होती थी। तो जो कंपनी थी, इंडस्ट्री में लेबर की कमी होती थी, तो यहाँ से लोग को ले जाया जाता था। तो कभी ऐसे ही ले गए, कभी खरीद के ले गए, कभी बेचते गए, तो यही सब करते रहते थे वो लोग, लेबर की कमी पूरी करते थे। इंडिया में भी कुछ चल रहा था, श्रीलंका और इधर आसपास देशों में, कि जैसे चाय की खेती होती थी, तो चाय की खेती या कॉफ़ी की खेती के लिए ऐसा होता था, इंडिगो नील की खेती के लिए होता था। हमारे जमींदार जो हैं हमारे यहाँ के, वो भी कुछ इस एक्टिविटी में कहीं तक इन्वॉल्व थे, जो उनका काम कराना अपना खेतों पे, तो वहाँ पे भी कभी कभार ऐसा ही होता था कि उनको खरीद लिया, बेच दिया, सब चलता था सिस्टम। और जैसे घर पे भी काम कराना हो, फिर जैसे होटल, रेस्टोरेंट और सब चीज़ों में कभी कभार बेचना और ख़रीदना चलता था। तो ये सब चीज़ों को रोका गया टोटली तरीके से।
कि ऐसा ना हो कि लोग कोई वस्तु थोड़ी ना है कि यार उनको बेच रहा हो खरीद रहा है तो उनको तरह से रोक दिया जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। ये मानवता के खिलाफ है, ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है ये। तो ये पूरी तरह से उनको बेचना खरीदने के लिए पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया। अब अनुच्छेद 23 आपको इनकी पूरी तरह से आपकी सुरक्षा की गारंटी करता है कि ना तो आपको कोई बेचेगा ना खरीदेगा इस चीज़ को लेके। और इसमें एक बार और स्पेशली वर्णन किया गया है, बताया गया है वुमेन और चिल्ड्रन के लिए, औरतें और बच्चों के लिए, कि उनको तो बिल्कुल ही नहीं किया जाएगा, बच्चों और महिलाओं के लिए किसी को भी नहीं किया जाता। और उन पर और विशेष ध्यान दिया गया क्योंकि इमोरल तरीके से करते थे, उनको अनैतिक तरीके से करते थे। अनैतिक का मतलब प्रोस्टिट्यूशन में ढकेल दिया, प्रोस्टिट्यूशन मतलब बोले तो वेश्यावृत्ति में उनको ढकेल दिया औरतों को। तो ऐसी तरह से चीज़ें ना हो इसलिए ये अनुच्छेद 23 लाया गया। और आपको बता दें कि ये तो अभी तक चलता रहा, जिसमें लोग अपने जैसे खरीदना बेचना क्यों करते रहे, क्योंकि उनको पार्ट्स निकाल लिए बॉडी का, किडनी वगैरह ये वगैरह, तो उसको बेच दिए। तो ये भी एक पैसा कमा रहा है लोग। और तो ये एकदम कह सकते हो अनैतिक है, कि एकदम ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है ये। तो पूरी तरह से सब चीज़ों को रोक दिया गया। फिर एक चीज़ आई देवदासी। देवदासी क्या होती है? ये जो प्रथा थी वो साउथ में थी, दक्षिण भारत में थी। इसमें जो लड़कियां होती थी 8-10 साल की उम्र की, इसी के बीच की, उनको दान दे दिया जाता था मंदिरों में। तो जो पुजारी थे उनकी दासी बन के लोग रहती थी। तो ये जो प्रथा थी उसको देवदासी बोलते थे। इसको पूरी तरह से रोका गया कि ऐसी कोई प्रथा ना हो कि यहाँ पर लड़कियों को या किसी को दान दे दिया जाए, कुछ किया जाए। फिर इनको गुलाम ना बनाया जाए, इनको मजबूर ना किया जाए, इनको गुलाम नहीं बनाया जाएगा। तो गुलाम ना बने इसलिए इनको रोक दिया गया, स्लेवरी, दास इसको बना दिया गया। फिर ये जो दूसरी डिफाइन करता है बलात् श्रम, मतलब फोर्स लेबर। फोर्स लेबर किसको कहेंगे आप? फोर्स लेबर ऐसा लेबर होता है जो किसी की इच्छा के विरुद्ध काम कराए। भाई उसकी इच्छा नहीं काम करने की, जबरदस्ती उसको टी फैक्ट्री में या कह सकते किसी फैक्ट्री में, चाय की उसमें, या किसी खेत में जबरदस्ती काम करा रहा है उसको, उसकी इच्छा नहीं, उसकी इच्छा नहीं, उसको काम करा रहा है, उसको पैसा भी नहीं दे रहे हैं और काम कराना है। तो ये ना हो। हम लोग यहाँ ये बहुत होता था फोर्स लेबर, जिसको बोलते थे बॉन्डेड लेबर भी इसी में आएगा, बंधुआ मजदूरी भी इसी में आएगी। तो हमारे यहाँ बंधुआ मजदूरी खूब होती थी। जो हमारे जमींदार हैं, फिर उनकी बात करने वाले हैं, लैंडलॉर्ड, जो खूब करते थे ऐसा, लोगों को अपने यहाँ रख लिए और लोगों को सिर्फ खाना दे रहे हैं, वो भी अच्छा खाना नहीं, बस ऐसा ही, ना उनके रहने की कोई जगह, ना उनके कुछ भी है, ना बच्चों की एजुकेशन, कुछ नहीं, XYZ, बस खाएं और दिन भर उनके यहाँ काम करें, खेतों में, उनके यहाँ घरों में, उनके यहाँ जो गाय भैंस है सब। तो ये फोर्स लेबर थी, बॉन्ड लेबर थी। तो ये इसको पूरी तरह से रोक दिया गया। आपका अनुच्छेद आपको स्वतंत्रता देता है इस चीज़ की कि ये सब चीज़ें नहीं होंगी तो आपका मौलिक अधिकार का हनन नहीं, आप डायरेक्ट कोर्ट जा सकते हैं इसके लिए। और संविधान आपको सुरक्षा की गारंटी देता है आपको। इसके लिए समय समय पर कानून आए, जैसे कि बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976, एरेडिकेशन ऑफ फोर्स लेबर एक्ट 1976। इसमें कुछ प्रावधान किए गए हैं कि हमको जो बंधुआ मजदूरी है उसको पूरी तरह से हटाना है। अगर ऐसा कोई करेगा तो उसके अलग अलग क्या सज़ा होगी, क्या सज़ा नहीं होगी, क्या फाइन लगेगा, क्या जुर्माना लगेगा। तो ये सब चीज़ें इसमें हैं। फिर ऐसे ही कानून और बनाया गया 1986 में। ये औरतों और बच्चों के लिए महिला एवं बाल अनैतिक व्यापार, इनका व्यापार ना हो, इनका ट्रेडिंग ना हो, कोई बेचा खरीदा ना जाए इनको, तो उसकी रोकने के लिए 1986 में फिर इनके लिए कानून बनाया गया स्पेशली। तो उस पर इनको रोका गया कि भैया ऐसा कोई करेगा तो हम इसके लिए ये सज़ा देंगे, उसको ये सज़ा करेंगे, उसको ऐसे है। तो पूरा इनको तरह से रोक दिया गया। तो ये है अनुच्छेद 23 के थ्रू आपको इतनी स्वतंत्रता मिलती है। इसके बाद फिर एक थोड़ा सा चीज़ और है अनुच्छेद 23 में, 23(2) में आती है वो ये होती है, अगर कोई ऐसी ज़रूरत पड़ जाए पब्लिक पर्पज़ के लिए, सार्वजनिक नियोजन के लिए, पब्लिक पर्पज़ के लिए, तो वहाँ पर सरकार अनिवार्य सेवा लगा सकती है। अनिवार्य सेवा मतलब कंपलसरी सर्विस लगा सकती है। कैसी सर्विस मैं बताता हूँ। जैसे कि मान लो किसी क्षेत्र में कोई आपदा आ गई, कोई बाढ़ आ गई, कोई तबाही आ गई, तो उस क्षेत्र में जब तक फोर्स आएगी या कुछ चीज़ें आएंगी ऐसी मैनेज हो पाएगा, थोड़ा समय लग जाएगा। तो सरकार आदेश जारी कर दे कि वहाँ के जितने भी लोग हैं वो सब सहायता करेंगे। तो जब सब सहायता करेंगे तो फिर अच्छी बात है, तो पब्लिक सर्विस है और सब लोगों को सहायता करना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा आदेश जारी करते समय सरकार किसी में भेदभाव नहीं करेगी, उनके धर्म के आधार पर, उनकी कास्ट के, उनके रेस पे, उनकी क्लास के आधार पर, तो उनकी क्या धर्म है, क्या जाति है, क्या मूल वंश है उनका, तो उसके आधार पर उनको कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। नहीं भैया आप यहाँ के अमीर लोग हैं, यहाँ आपके हैं, तो आप ये काम नहीं करेंगे, आप सहायता नहीं करेंगे, और जो गरीब लोग हैं उनमें सहायता कराई जाए। तो ऐसा नहीं कर सकते हो आप, डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल नहीं होगा। दूसरी मिलिट्री सर्विस है, जैसे अचानक जरूरत पड़ गई कि बहुत ज़्यादा लोगों को, नए युवाओं को भर्ती करना है और कोई ऐसी स्थिति बन गई देश में, तो वहाँ पर भी आप भेदभाव नहीं करेंगे कि नहीं इनको इस जाति के लोगों को लेना है, इस जाति के नहीं लेना है, इस धर्म के लोगों को लेना है, इस धर्म के लोगों को नहीं लेना है। तो ऐसा आप भेदभाव नहीं करेंगे। ये आप इस गवर्नमेंट के ऊपर कंपलसरी करता है चीज़ों को।
और गवर्नमेंट ऐसा आदेश कर ले कि लोगों को कंपलसरी मजबूर कर देगी लोगों को पब्लिक पर्पज़ के लिए, तो बस, लेकिन ये भेदभाव नहीं करेगी, ये चीज़ का ध्यान रखना। अगर ऐसा होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं। फिर जो अनुच्छेद 24 है, जो अनुच्छेद 24 है वो क्या बोलता है, वो आपको डायरेक्ट आपकी सुरक्षा देता है बच्चों को, कि बच्चे हैं जो वो फैक्ट्रियों में काम ना करें, उनको फैक्ट्रियों में उनकी तरह से पूरी तरह से रोक की बात करता है वो, कि उनको फैक्ट्री में ज़बरदस्ती काम ना कराया जाए। तो जैसे खासकर हम 14 साल से कम उम्र के बच्चों की बात करते हैं तो उनको फैक्ट्री में पूरी तरह से रोक लगाता है। और इसमें फिर समय समय पर संशोधन होते रहे हैं ये 24 के बाद। जैसे कि फिर एक कानून आया, बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनिमय अधिनियम 1986, ये हटा लेना, चाइल्ड लेबर प्रोविजन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, ये कानून आया कि बच्चों की जो लेबर है ना, बच्चों का जो काम है, मतलब उनको पूरी तरह से रोकना है, कंपनियों में फैक्ट्रियों में काम ना करें, उनको पूरी तरह से रोकना है। हालांकि अलग अलग समय पर अलग अलग संशोधन होते रहे। 1986 में तो एक्ट ही आया, 1996 में भी संशोधन हुआ इसमें, और फाइन और सब चीज़ें लगा दी गई हैं लोगों पे, अगर ऐसा करेंगे तो फाइन लगा देना पड़ेगा। 2005 में भी आया और 2006 में भी संशोधन हुआ लास्ट, और इसके बाद जो लास्ट अभी जो संशोधन हुआ वो अमेंडमेंट हुआ 2016 में। इसमें बच्चों को 14 साल से कम उम्र के जितने भी बच्चे हैं उनको किसी भी काम के लिए पूरी तरह से रोक दिया गया, चाहे वो कोई भी फैक्ट्री हो, चाहे खतरनाक व्यवसाय हो और चाहे खतरनाक व्यवसाय ना हो। खतरनाक व्यवसाय का यहाँ मतलब है जैसे कि आपका कोई केमिकल फैक्ट्री हो गई, जहाँ पर कि केमिकल का बन रहा है, दवाइयों का बनना है, या फिर कोई जैसे गोला बारूद वाली फैक्ट्री होगी, तो वहाँ पर ये खतरनाक जो चीज़ है ना, वहाँ पर भी बच्चों को रोकना है। और जैसे नॉर्मल जो खतरनाक नहीं है, जैसे चाय की दुकान पे हो गया, रेस्टोरेंट में हो गया, किसी फैक्ट्री में हो गया, किसी ढाबा में हो गया, होटल में हो गया, तो ये बच्चे जो काम कर रहे हैं उनको भी वहाँ रोकना है। 14 साल से कम उम्र की पूरी तरह से रोक है उनके काम पे। तो 2016 में ऐसा ये और संशोधन करके जोड़ दिया गया। इसके पहले जो था ना 2006 में कुछ हद तक 14 साल के बच्चों को भी, मतलब कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर थोड़ा अलाउ किया गया था, लेकिन इसमें बिल्कुल ही रोक दिया गया। फिर कहा गया कि 14 साल के और 18 साल के बीच के जो बच्चे हैं वो कुछ कंपनियों में काम कर सकते हैं, कुछ जगह काम कर सकते हैं जहाँ पर खतरनाक चीज़ ना हो, कोई केमिकल ना हो, कोई विस्फोटक चीज़ें ना हो, वहाँ पर काम कर सकते हैं। तो ये कहा गया। अगर इसका कोई वॉयलेशन करता है, इसका कोई हनन करता है, तो उसके लिए क्या प्रावधान किए गए हैं। 6 से 2 साल तक की सज़ा हो सकती है, या 20,000 से 50,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। और ये जो पैसा आएगा जुर्माने का, वो एक फंड बनाया गया था, चाइल्ड लेबर रिहेबिलिटेशन वेलफेयर फंड। ये 1996 में बना दिया गया था, और इसमें जो पैसा इकट्ठा किया जाता है, और इसमें जो बच्चों की एजुकेशन है, शिक्षा है, हेल्थ है, उनकी जो हेल्थ है कह सकते हो, स्वास्थ्य है, और न्यूट्रिशन, उनका जो खाना पीना, उन पर ध्यान दिया जाता है ये तरह, और पूरी पढ़ाई उन पर पूरा ध्यान दिया जाता है इस चीज़ को लेके। तो ये चीज़ बनाई गई। इसके बाद तो अब तो बहुत काम करते हैं, जैसे नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, तो ये कमीशन बनाया गया जो बच्चों की प्रोटेक्शन की बात करता है, और जिसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। ये महिलाओं के लिए भी बनाया गया। महिलाओं की भी स्थिति ठीक नहीं थी, अब तो अभी भी कोई बहुत ज़्यादा खास नहीं है। जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग बनाया गया, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ये भी बनाया गया, जिसमें महिलाओं की खासकर उनकी जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा, उनका ध्यान रखा जाएगा। तो समय समय पर सब चीज़ें होती रही, बनाते रहें। तो ये था मेरा ये लेक्चर। तो अगर लेक्चर पसंद आता है तो आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर नहीं आता है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। और डिसलाइक करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि क्यों डिसलाइक नहीं किया, कोई सुझाव, कोई इम्प्रूवमेंट हो तो वो भी बता सकते हैं। जय हिंद, जय Snoop Dogg.